कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट के एक स्मॉल कंपोनेंट कैबिनेट कमिटीज भी होती है। ये कैबिनेट का स्मॉलर वर्जन होता है क्योंकि इसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे कैबिनेट जो है वही रियल एग्जीक्यूटिव है। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होता है, मतलब छोटा पार्ट। इन थ्योरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, प्रैक्टिस में कैबिनेट ज्यादा पावरफुल है। ये बातें हम पिछली वीडियोस पे भी कर चुके हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ एनी बिजी एंड ओवरलोडेड एजेंसी, उसे हम कमेटी कहते हैं। कि एक कोई बॉडी है, उसमें एक कमेटी बना दीजिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस बन जाएगा आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। और जो कार्यभार है वो बॉडी का, वो कमिटी अपने शोल्डर्स पे ले लेंगी थोड़ा थोड़ा, तो उस वजह से ओवरलोड भी कम हो जाएगा। इसी तरीके की बॉडी कैबिनेट है, और कैबिनेट में कैबिनेट कमिटीज हैं। कैबिनेट कमिटीज जो हैं उनकी वजह से ये पॉसिबल होता है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो कैबिनेट के पास आए। जो छोटे छोटे मैटर्स हैं वो कैबिनेट कमिटीज खुद ही सुलझा देती हैं। जैसे पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं, तो बजट जो है पूरी पार्लियामेंट के 543 लोकसभा के मेंबर्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, या 245 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बना दी जाती हैं। उसी तरीके से कैबिनेट में कैबिनेट कमेटी। तो दोबारा समझते हैं इस डायग्राम के जरिए। पूरा जो रेक्टेंगल है, जो ब्लू कलर में है, वो हमारा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें प्रेजेंटली 2022 में 80 जने। जो उसके बीच में छोटा रेक्टेंगल है वो है कैबिनेट, मतलब इसमें 31 मेंबर्स हैं। और इसमें जो छोटे छोटे डब्बे हैं ये हैं कैबिनेट कमिटीज। तो ये जो डायग्राम है इसमें 1 2 3 4 और 5 कैबिनेट कमिटीज शो की गई हैं। और ये आपस में ओवरलैपिंग भी हैं। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो सभी कमिटी का मेंबर हो सकता है, या ज्यादातर कमिटीज का मेंबर हो सकता है। कुछ कमिटीज में ज्यादा मेंबर्स आएंगे, कुछ कमिटीज में कम आएंगे। जैसे अपॉइंटमेंट कमिटी है अभी, उसमें अकेले हमारे होम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर है, दो ही मेंबर्स हैं। और ये सभी कैबिनेट कमिटीज डब्बे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैबिनेट कमिटीज जो है ये कैबिनेट का भी सबसेट है। जैसे कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से छोटी बॉडी होती है। इसके पॉजिटिव क्या है, जब हम कैबिनेट कमिटी बना लेते हैं, मतलब 31 मेंबर हैं, 6 7 को हमने एक कमिटी में बना दिया कि ये डिफेंस कमिटी का पार्ट है, जो भी भारत के डिफेंस में इश्यूज हैं वो ये डिस्कस करेंगे। या कोई इकोनॉमिक कमेटी बना दी, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं भारत के, वो ये कमेटी ये मतलब सॉल्व करेगी, उस पर डिस्कशन होगी। और इसमें सभी के सभी 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स से जो डील कर रहे हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, या मिनिस्ट्री है हैवी इंडस्ट्रीज की, वो 6 7 हम कैबिनेट मंत्री लेंगे और उससे ये कमेटी बन जाएगी। इससे होता क्या है, एक तो कैबिनेट का समय बचता है। ज्यादातर इश्यूज जो हैं कमेटी में ही डिटेल में डिस्कस होते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट ही कैबिनेट के पास आते हैं। और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो कैबिनेट का पार्ट नहीं होते वो कैबिनेट कमेटी में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक बॉडी में, एक छोटी सी मिनिस्ट्रीज में, या कोई छोटा सा डिपार्टमेंट है उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज है। और वो जो बंदे हैं एक डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई छोटा मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, इकोनॉमिक कमिटी है कैबिनेट की। तो वो क्या करेंगे, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी, जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं भी है, उसको भी कई बार इनवाइट करेंगे कि आप डेलीब्रेशन में हिस्सा लीजिए। इससे एक तो अ, वो जो बंदा है बाहर से आएगा, स्पेशल इनवाइटी है, उसके पास अपने मिनिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज है। दूसरा, इससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंश्योर होगी, क्योंकि जो फैसला माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इम्पोर्टेंट है उसमें वो मंत्री इन्वॉल्व है। मतलब जो जो बंदे इम्पोर्टेंट है वो इन्वॉल्व है, और इसीलिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वो अपना ये डिसीजन जो है उसका कार्यभार संभाल सकते हैं कि हाँ मुझसे भी पूछा गया था
में हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिसीजन को लेके। तो ये एक पॉइंट है जिससे हम कैबिनेट कमेटी को जस्टिफाई भी करते हैं कि जो बंदे कैबिनेट का हिस्सा नहीं है वो भी आके यहाँ पे फैसले में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा, फिर जो भी इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं जो चाहिए वो आते हैं बाहर से और अपना व्यू पॉइंट देते हैं जिससे अच्छा डिसीजन आता है। और वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल भी हैं इस डिसीजन के लिए, इसलिए उनको बुलाना भी जरूरी है और ये अच्छी बात है। चेक ऑन इंडिविजुअल मिनिस्टर्स। कैबिनेट कमिटीज में क्योंकि बहुत सारे फैसले डिटेल में लिए जाते हैं, मतलब डिटेल एग्जामिनेशन होती है, इससे ये चेक होता है। मतलब कोई मंत्री जो है कैबिनेट मिनिस्टर, वो अपने लेवल पे कोई ऐसे डिसीजन ना ले ले जो अच्छे ना हो, उस पे ये चेक है। चाहे प्राइम मिनिस्टर भी है उस पे भी, क्योंकि ऐसा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे ही कैबिनेट में जाते हैं। तो बाकी मुद्दे अगर कैबिनेट मिनिस्टर खुद से ही डिसाइड कर लेंगे तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी एक तरीके से। कमेटी में ऐसे छोटे छोटे मुद्दे भी डिस्कस हो सकते हैं। फिर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन आता है, क्योंकि जो अटेंशन होती है कैबिनेट मेंबर्स की पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जाती है। और फिर बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज होता है मंत्रियों के बीच में। तो अगर 4-5 मंत्री बैठे हैं जो मिलिट्री से डील कर रहे हैं तो डिफेंस कमेटी में बैठे हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उससे क्या होगा, चारों पांचों मेंबर्स आपस में कॉम्प्रोमाइज या बार्गेन कर सकते हैं कि ये फैसला हम इस तरीके से ले सकते हैं या इसमें ये कमी पेशी है। और उससे क्या होगा कि बाद में जब डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है तो एक दूसरे से खींचातानी नहीं होगी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर का दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है ये दो मंत्रालयों का, क्योंकि ये किसी चीज पे एग्री नहीं कर रहे। तो ये एग्रीमेंट पहले से आ जाएगा और कैबिनेट का लोड भी कम होगा। तो कैबिनेट बड़े बड़े फैसले ले सकती है और उसे कम फैसले लेने पड़ेंगे। अगर ज्यादा मुद्दे कैबिनेट के पास जाएंगे और ज्यादा मुद्दों पे उसे डिसीजन लेना पड़ेगा तो कोऑर्डिनेशन में बहुत कमी आएगी, क्योंकि लोड की वजह से कैबिनेट ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इंडिया में कैबिनेट कमिटीज का क्या हाल है, कैसे वो इवॉल्व हुई है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है हमारे पास दो ही स्टैंडिंग कमिटी थी, डिफेंस कमेटी और इकोनॉमिक कमेटी। उसके बाद एंकर कमेटी गठन की गई सरकार की तरफ से, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इसका मकसद था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस टॉपिक पे अपनी रिपोर्ट देना। ये रिपोर्ट 1949 में आती है। इसने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं कि कैसे कैबिनेट कमिटी सिस्टम काम करना चाहिए। तो उसने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर और इफेक्टिव डेलीगेशन होता है कैबिनेट कमिटीज के थ्रू कैबिनेट में, तो ये अच्छी बात है। कैबिनेट कमेटी इंपॉर्टेंट है, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया। और इसने एक डिस्टिंक्शन दी कि स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमिटीज में थोड़ा फर्क होना चाहिए, कि दो तरीके की कमिटीज होंगी। एक तो जो कॉन्टिन्यूसली रह रही हैं, एक एडहॉक जो थोड़े समय के लिए टेम्परेरी मैटर के लिए बनाई जा रही है। इसने ये मुद्दा भी उठाया कि एडवोकेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए कैबिनेट कमिटीज के पास, और जो सब कमिटी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो इस स्टैंडिंग कमिटीज को सपोर्ट कर सके, मतलब उनके पास स्टाफ भी अच्छा होना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होना चाहिए हर कैबिनेट कमेटी का, और चेयरपर्सन भी होना चाहिए हर स्टैंडिंग कमिटीज का, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट बंदा है सरकार में। प्रोविजन होना चाहिए वाइस चेयरपर्सन का भी, कि कमिटीज का कोई वाइस चेयरपर्सन हो, जब भी प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट है किसी वजह से वो मीटिंग को प्रिजाइड कर सके। तो ये उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। फिर 1950s में एंकर कमेटी के बाद थोड़ी सी रिकमेंडेशंस मान ली गई, मतलब थोड़ी आधी अधूरी उनकी। और डिफेंस कमेटी का गठन हुआ, इकोनॉमिक कमेटी का, पार्लियामेंट्री एंड लीगल अफेयर्स कमेटी का। तो तीन स्टैंडिंग कमिटीज थी 1950 में, और दो एडहॉक कमिटीज भी थी, अपॉइंटमेंट कमेटी और रिहैबिलिटेशन कमेटी। उसके बाद 1957 में कैबिनेट कमिटीज की एक्सपेंशन हुई बहुत ज्यादा, और 10 स्टैंडिंग कमिटीज और 3 एडहॉक कमिटीज बना दी गई।